मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग आज के वर्ग में वर्ग दशम के लिए विशेषण का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग विशेषण में विशेषण की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में जानें। अर्थात हम लोग विशेषण में संज्ञावाचक विशेषण के बारे में पढ़े थे। इसके पहले आज हम लोग परिमाणवाचक संज्ञा विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। परिमाणवाचक विशेषण का परिभाषा हो गया था उदाहरण सहित। आज जो है उसके भेदों के बारे में जानेंगे। जैसे निश्चित परिमाणवाचक, हमने इसके पहले आप लोगों को लिखाए थे, पढ़ाए थे, बताए थे कि निश्चित परिमाणवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है? तो जो परिमाणवाचक विशेषण शब्द निश्चित मात्रा बताए, अर्थात निश्चित मात्रा बताए, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये विशेषण शब्द मात्रा का सही बोध कराते हैं, अर्थात मात्रा का सही बोध कराना ही निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का काम है। जैसे हम यहाँ 1 लीटर दूध, 1 किलो चीनी, 10 मीटर कपड़ा, 5 लीटर तेल, इस तरह से इसमें निश्चितता का बोध हो रहा है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, निश्चितता का बोध हो रहा है कि दूध कितना है, 1 लीटर है, अर्थात निश्चित है कि दूध कितना है, 1 लीटर है। तो 1 लीटर क्या हुआ, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। यहाँ में निश्चित है कि 1 लीटर दूध है, 1 किलो चीनी है, ये निश्चित है, 10 मीटर कपड़ा है, ये भी निश्चित है, 5 लीटर तेल है, ये भी निश्चित है, अर्थात 5, 10, 1, 1। तो इसमें 1, 1, 10, 5 जो दिया हुआ है, तो इसको हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। इससे हम यही पाते हैं कि इसमें जितनी भी संख्याएं निश्चितता को बोध कराती है, उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में कहता है कि जो परिमाणवाचक विशेषण विशेष से कि निश्चित मात्रा नहीं बताते, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। सॉरी, यहाँ विशेषण होगा, विशेषण सर्वनाम लिख दिए थे, तो विशेषण कहते हैं, अर्थात निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जग में ढेर सारा शरबत है। जग जो जानते हैं, जग में जिसमें पानी भरा जाता है, शरबत भरा जाता है, तो जग में ढेर सारा शरबत है। जग का इसलिए हम 2 बार बोले हैं कि जग का संसार भी होता है, तो वो संसार वाला जग नहीं है, वह जग जिसमें पानी भरा जाता है, शरबत या कोई भी लिक्विड पदार्थ भरा जाता है। तो जग में ढेर सारा शरबत है, ढेर सारा, अर्थात इसकी क्वांटिटी मात्रा क्या है यह अनिश्चित नहीं है, यहाँ पे अनिश्चितता का बोध हो रहा है। इसलिए ढेर सारा जो यह इसमें हुआ, ढेर सारा, यह हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अर्थात इसमें अनिश्चितता का बोध हो रहा है, निश्चित नहीं है कि कितना शरबत है। उसका डिब्बे में बहुत तेल पड़ा है, तो बहुत, यहाँ बहुत है, यानी इसमें भी निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, ये भी अनिश्चित है। इसमें भी अनिश्चितता का बोध हो रहा है कि इसमें तेल है कितना, बहुत है, बहुत का कोई निश्चित नहीं है। इस तरह से ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। दूसरा जो है, अब कहता है कि संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर, अर्थात संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है। तो जो विशेषण सब विशेष की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण सब विशेष की परिमाण अर्थात माप तौल संबंधी विशेषता बताते हैं, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। दोनों में फिर से अंतर जाना ही है कि संख्यावाचक विशेषण में और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है। तो संख्यावाचक में कह रहा है कि जो विशेषण सब विशेष की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं, और जो विशेषण सब माप तौल संबंधी विशेषता बताते हैं, तो माप तौल बताते हैं वो हो गया परिमाणवाचक, और जो संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो इस तरह से ये दोनों में अंतर होगा। यहाँ कुछ उदाहरण के साथ संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण के बारे में अंतर समझाया गया। उदाहरण संख्यावाचक विशेषण के बारे में बताता है कि दादी ने मुझे 2 पुस्तकें दी, संख्यावाचक 2,
अर्थात यहाँ दो लगा, यहाँ बहुत लगा, तो दो हो गया निश्चित वाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब बहुत हो गया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसमें संख्या आ रहा है, तो इसमें दो हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण और बहुत हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पर दादी ने मुझे दो पुस्तकें दी, यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यही अंतर है, इसमें भी दो भेद होते हैं और इसमें भी दो भेद होते हैं। इसका भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, इसका भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो यहाँ दो हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण, बहुत हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में कहता कि दादी 2 लीटर दूध लाई, यहाँ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। और यहाँ मैदान में बहुत पानी भर गया है, इस तरह से अनिश्चित परिमाणवाचक, यानी दोनों जो है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें क्या है संख्या का बोध कराता है और इसमें मापदंड का बोध कराता है। ठीक है, इसमें संख्या का और इसमें परिमाण का और इसमें संख्या। अब हम लोगों को जो चौथा पढ़ना है, अंतिम लास्ट में पढ़ना है सर्वनामिक विशेषण। विशेषण में अंतिम चरण में हम लोग आए हैं। सर्वनामिक विशेषण के बारे में उसकी परिभाषा जो होती है, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। फिर से समझेंगे कि सर्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह घर बड़ा, तो यहाँ जो है बड़ा जो है ये हो गया आपको सर्वनामिक विशेषण, और वह हो गया सर्वनाम, घर हो गया संज्ञा। यानी इसकी परिभाषा से इस उदाहरण की तुलना करेंगे। अर्थात जो सर्वनाम हो गया वह जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह बड़ा हो गया संज्ञा की, अर्थात घर क्या हो गया संज्ञा, अर्थात सर्वनाम शब्द जो है विशेषण की तरह इस संज्ञा की विशेषता होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। उसी प्रकार से यह उदाहरण है यह फूल सुंदर, इसमें क्या है कि फूल संज्ञा हो गया, यह विशेष सर्वनाम हो गया और सुंदर विशेषण हो गया, यानी यह सर्वनाम जो है इस संज्ञा की विशेषता होता है, फिर इसको हम सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। तीसरा है यह पेंसिल मेरी है, इसी प्रकार से वह साइकिल हमारी है। इस तरह से जितने भी उदाहरण दिए जा रहे हैं यह सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। इससे स्पष्ट होता है कि यह सर्वनामिक विशेषण का जो परिभाषा है यह 100% सही है। इसके बाद हम लोग विशेषणों की तुलना का प्रयोग करेंगे। विशेषणों की तुलना के प्रयोग में हम लोग सबसे पहले जाने कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वह विशेषता गुण, परिमाण तथा संख्या की दृष्टि से होती है। दो व्यक्ति, प्राणी या वस्तुओं में एक से एक गुण नहीं हो सकते, इसी कारण तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती। फिर से समझेंगे विशेषणों का तुलना में प्रयोग। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वह विशेषता गुण, परिमाण तथा संख्या की दृष्टि से होती है। दो व्यक्ति, प्राणी या वस्तुओं में एक से गुण नहीं हो सकते, इसी कारण तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था होती है मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था, तीसरी उत्तमावस्था। आप डिग्री पढ़े होंगे इंग्लिश में, वही है यह डिग्री। 3 तरह के होते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। उसी प्रकार से यह मूलावस्था, उत्तमावस्था और मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था 3 अवस्थाएं होती है इसकी। कह रहा मूलावस्था जो है जब एक ही व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के गुण प्रकट किए जा रहे हो तथा उनकी तुलना किसी अन्य से न की जा रही हो तो वह विशेषण की मूलावस्था होती है। जैसे यह आम बहुत मीठा है, तो बहुत क्या है, बहुत जो है यह
मूलावस्था है। अर्थात यहाँ विशेषता की जा रही है कि यह आम बहुत मीठा है। उसके बाद आता है नंबर उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में जब दो प्राणियों, व्यक्तियों या वस्तुओं में विशेषता संबंधी तुलना की जाती है उसे हम उत्तरावस्था कहते हैं। कहता है कि यह चित्र उससे श्रेष्ठतर है, यानी सीता, वर्ग में सीता सबसे अच्छी है, यह उत्तमावस्था हो गया। यह लड़की सीता से अच्छी है, गीता सीता से अच्छी है। तो इस तरह से अच्छी है, जैसे यानी एक दूसरे से बेटर बताया जाता है, अच्छा बताया जाता है, उसको हम उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे रेणु शीला से अधिक कमजोर है, यहाँ से यानी तुलना की जा रही है और एक दूसरे से श्रेष्ठतर बताया जा रहा है, इसको हम श्रेष्ठतर बताया जा रहा है, उसे हम उत्तरावस्था कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने मूलावस्था और उत्तरावस्था के बारे में जाना। अंतिम जो है वो है उत्तमावस्था, जो हम लोग जानेंगे। उसके पहले सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में हम लोग अंतर के बारे में जानेंगे। इसमें सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है, सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ये भली बात है, हम लोग जानते हैं कि सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, परंतु कभी कभी सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर नहीं बल्कि संज्ञा के साथ प्रयोग किए जाते हैं, यानी उसके स्थान पर नहीं, संज्ञा के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ प्रयोग किए जाते हैं तब ये सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब उदाहरण से हम लोगों को समझ में आएगा कि क्या तुलना है। वह कभी विद्यालय नहीं गया, यहाँ समझिए, वह कभी विद्यालय नहीं गया, यह सर्वनाम है, क्योंकि वह है, वह क्या है, सर्वनाम है। परंतु इसी को सर्वनाम के साथ प्रयोग, वह विद्यालय मेरा है, तो यहाँ मेरा क्या हो गया, यहाँ विद्यालय क्या हो गया, संज्ञा हो गया, इसके साथ हमने विशेषण का प्रयोग किया, यहाँ सर्वनाम है, यह क्या है, सर्वनामिक विशेषण। इस तरह से हम लोग सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर स्पष्ट किए। और अंतिम जो है हम लोग को समझना है क्या, उत्तमा अवस्था, जो तीन अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमा अवस्था। तो हम लोगों का अब जो शेष है वह है उत्तमा अवस्था, जिसको उत्तमा अवस्था को पढ़ेंगे और मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था के बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, उस उदाहरण को हम समझेंगे, तब हम लोग को समझ में आ जाएगा कि मूलावस्था और उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था में क्या अंतर है, कैसे बनाया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।